ओके वेलकम दोस्तों। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग तीन कंसेप्ट कवर करने वाले हैं। एक है अक्रूवल कंसेप्ट, देन आफ्टर कंसिस्टेंसी कंसेप्ट एंड लास्ट वन इज योर कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। तीनों कंसेप्ट बहुत आराम से शांति से हम डिस्कस करेंगे और इन डिटेल आप इसे समझ भी पाओगे। चलो उस कंसेप्ट को समझने से पहले कुछ प्रैक्टिकल बातें हम डिस्कस करते हैं। आप जब 12th में थे तो आपने जब फाइनल अकाउंट किया था उस वक्त आपने देखा था कि जो एडजस्टमेंट होते हैं उसके दो इफेक्ट जाते हैं, राइट। वहां पे एक होता था आउटस्टैंडिंग सैलरी करके। ओएस का मतलब क्या है? आउटस्टैंडिंग सैलरी। सो आप क्या करते थे? दो इफेक्ट में से एक इफेक्ट ऐसे होता था आपका कि आप P&L में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, सैलरी अकाउंट में वो क्या कर देते थे? ऐड कर देते थे, राइट सर? क्या मैं सही बोल रहा हूं? यस सर। आउटस्टैंडिंग सैलरी में क्या कर देता था? ऐड कर देता था। वैसे ही फॉर एग्जांपल आउटस्टैंडिंग रेंट, ये भी अगर एक कंसेप्ट होता, आउटस्टैंडिंग रेंट, राइट, भावनाओं को समझ लो, आउटस्टैंडिंग रेंट। तो ये भी मैं क्या करता? यहाँ पे ऐड करता था सर। ओके, अब एक सवाल ये आ जाता है कि सर फॉर एग्जांपल मैं 2019 एंड 20 का अकाउंट कर रहा हूं। अब ये 1920 क्यों लिखा? तो 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक अकाउंट होता है, इसीलिए। अब अगर मैंने इतना इस अकाउंटिंग ईयर में ये खर्चा पेड ही नहीं किया, ना तो मैंने सैलरी दी है ना तो मैंने रेंट दिया है, लेकिन फिर भी मेरे अकाउंट में इन दोनों को ऐड किया गया, मतलब मेरा खर्चा तो बढ़ गया ना सर। अगर मैं ये ऐड नहीं करता, नॉर्मल जितना सैलरी पेड था, नॉर्मल जितना रेंट पेड था, उतनी ही अगर मैं चीजें वहां पे नोट करता, राइट, लिख देता, और ये दो चीजें आती ही नहीं, तो उतने से मेरा एक्सपेंडिचर कम होता और उतने से मेरा प्रॉफिट बढ़ जाता। आप अग्री कर रहे हो क्या? यस सर। सो सर, पैसे न देने के बावजूद, आउटस्टैंडिंग मतलब देना बाकी है, फिर भी हम लोग यहाँ पे क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं? पहला सवाल, जबकि कैश हमारे जेब से गया ही नहीं। दूसरा इफेक्ट कहां पे जाता था सर? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड को जाता था, राइट ना दोस्तों? यस, बहुत बेसिक में डिस्कस कर रहा हूं ताकि आपका, ऐसे में अज्यूम कर रहा हूं कि हम जीरो से ही स्टार्ट करें, तो हर बंदा जो पहली बार भी देख रहा है उसे भी सारी चीजें समझे। लायबिलिटी एंड असेट साइड को आप क्या लिखते थे? लायबिलिटी साइड को लिखोगे आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड आउटस्टैंडिंग रेंट, क्योंकि आपकी लायबिलिटी हो गई। आपको क्या करना है? पेड तो करना ही पड़ेगा। तो उस साल में 1920 में ये दो इफेक्ट जाते थे। तो अब मैं आता हूं मुद्दे पे। कौन सी कंसेप्ट के बारे में बात कर रहा होगा? आपको हिंट तो लगी गई होगी सर। कौन सी कंसेप्ट? अक्रूवल कंसेप्ट। कौन सी कंसेप्ट? मैंने कहा अक्रूवल कंसेप्ट। ये कंसेप्ट क्या कहती है सर? दो तरह के मेथड हमने देखे अकाउंट के जनरली। एक होता है कैश बेसिस अकाउंटिंग, जिसमें आप सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन को ही ऐड करते हो, क्रेडिट ट्रांजैक्शन डेफिनेटली वहां पे नहीं आएंगे। लेकिन अक्रूवल सिस्टम में क्या, जो ड्यू है, जो आउटस्टैंडिंग है, राइट, जो प्री रिसीव्ड है, उसका इफेक्ट कैसे माइनस करना है, राइट, ये सारी चीजें अक्रूवल कंसेप्ट के हिसाब से, अक्रूवल कंसेप्ट है इसीलिए वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वैसे होती है सर। तो दोस्तों, आज तक जो आप आउटस्टैंडिंग ऐड करते गए ना, इसके पीछे लॉजिक क्या था? आई नो कि आपको ये तो पता है कि आउटस्टैंडिंग रहा तो ऐड कर दो, प्रीपेड रहा तो माइनस कर दो, राइट। प्रीपेड एक्सपेंसेस आप माइनस करते थे, बराबर ना? याद आया? रेंट मतलब एडवांस में रेंट पेड किया तो आप वो माइनस कर देते थे। आपको ये सब चीजें पता है, या फिर मैं कहूं कि बहुत सम करने की वजह से अब ये दिमाग में बैठ गया है कि ऐसे करते हैं। लेकिन सवाल अगर पूछा जाता कि ऐसे क्यों हम करते हैं, कौन सी कंसेप्ट है इसके पीछे, कौन सी कंसेप्ट वर्क करती है, तो आप कहोगे एज पर अक्रूवल कंसेप्ट ये हम सारे एडजस्टमेंट करते हैं। अब आओ पढ़ लेते हैं करके, राइट। ओके, अक्रूवल वर्सेस ऑब्लिक कैश दिया हुआ है। पढ़ना स्टार्ट करें क्योंकि हमको थियरी में आंसर लिखना है, इसलिए हर एक लाइन पढ़ना जरूरी है दोस्तों। ओके, चलो फॉर एग्जांपल ये 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है। आपको पूछा जाएगा डिफाइन अक्रूवल कंसेप्ट। The concept of accruing income and expenses is fundamental in modern accounting method। अच्छा, बहुत फंडामेंटल कंसेप्ट है करके, ठीक है। It is also known as mercantile system of accounting। अंडरलाइन कर लेना। चलो, आपके पास तो फिजिकल फॉर्म में या फिर हार्ड कॉपी नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं, जब आएगी तब हम देख लेंगे। लेकिन आपको याद रखना, अगर नोट्स आप निकाल रहे हो नोटबुक में, तो ये वर्ड लिख लेना, अक्रूवल कंसेप्ट इज आल्सो नोन एज व्हाट? मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ये आपके पेपर में आना चाहिए। The essential of accrual concept is that profit is measured by
operating transaction that affects owner's equity. When revenue is recognized at the time of sale rather than at the time of collection of cash, this is referred to as accrual basis of accounting. Accrual accounting means the system of recording revenue, whether they are received in cash or not, and expenses whether they are paid in cash or not. तो सर ये वाला लाइन आप अंडरलाइन कर लेना कि भले आपने जो सेल किया है वो कैश में मिला है या नहीं मिला, मतलब कैश सेल भी रिकॉर्ड हो गए इन अक्रूवल सिस्टम एज वेल एज क्रेडिट सेल, मतलब जो उधार पे देते हैं वो भी हम हमारे अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। उसी तरह पे जब हम एक्सपेंडिचर पेड करते हैं, जब हम कोई खर्चा करते हैं, सो वो अगर कैश में पेड किया है वो भी अक्रूवल में रिकॉर्ड होता है, और आउटस्टैंडिंग है, जैसे कि आउटस्टैंडिंग रेंट की मैंने बात की, वो अगर दिया भी नहीं है इन कैश फॉर्म तो भी हम आउटस्टैंडिंग का एक रिकॉर्डिंग करते हैं, बट कौन से कंसेप्ट के अंदर ये चलता है? अक्रूवल के। इन अदर वर्ड, द आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, प्री रिसीव्ड एक्सपेंसेस एंड इनकम आर कंसिडर्ड अंडर दिस कंसेप्ट। तो यस, ये आप लिख सकते हो, इस कंसेप्ट के अंदर कौन से इनकम या एक्सपेंडिचर कंसिडर करते हैं? आउटस्टैंडिंग, प्री रिसीव्ड, राइट, ये दोनों। Because of this concept, the net profit or loss of any period cannot be equal to corresponding cash increase or decrease. For this purpose, the necessary entries will be passed at the end of the accounting year in respect of the following item. बेटा ध्यान दो, उन्होंने क्या कहा कि एग्जैक्ट कैश कम होगी डिक्रीज होगी ना, इससे आप अपना अंदाजा नहीं लगा सकते। क्यों सर? क्योंकि इस केस में देखो सैलरी आउटस्टैंडिंग था, सैलरी आपका गया नहीं था, लेकिन फिर भी आपने एक्सपेंडिचर साइड को जब वो अमाउंट पुट किया तो डेफिनेटली आपका खर्चा तो बढ़ गया ना, भले कैश में नहीं गया था लेकिन आउटस्टैंडिंग अक्रूड ड्यू तो हो गया था, इसलिए आपने जैसे वो अमाउंट पुट किए तो आपका एक्सपेंडिचर बढ़ गया और प्रॉफिट क्या हो गया? कम हो गया, लेकिन वो एग्जैक्ट था, क्योंकि इस साल का जो एक्सपेंडिचर है वो अगले साल तो पेड करना ही पड़ेगा ना, लेकिन रिलेटेड टू विच ईयर? दिस ईयर। और ये मैंने आपको पिछले कंसेप्ट में भी बता दिया था अच्छे से, राइट दोस्तों? यस, कौन सा पीरियडिसिटी कंसेप्ट में बताया था कि उस साल का खर्चा उसी साल में रिकॉर्ड होना चाहिए, भले वो क्या हो, वहां पे ड्यू हो, और वहां पे ये कंसेप्ट मैच हो रहा था, अक्रूवल कंसेप्ट। समझ में आया दोस्तों? यस, और जैसे कि मैंने कहा कि हर कंसेप्ट कहीं ना कहीं ओवरलैप करेगा आपको। चलो थोड़ा सा पॉइंट बचा है लिखने के लिए, क्या करोगे? देखो एग्जाम्पल ही दिए हुए, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। यस, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, ये आप क्या रिकॉर्ड कर सकते हो? ऑन तो कर लिया, इनकम आपका आना बाकी है, तो कहां पे लिखोगे आप? असेट साइड को लिखोगे, बराबर ना? यस और नो? फॉर एग्जांपल आपको मैंने पढ़ा दिया, आपके फीस नहीं आई, अब मुझे बताओ इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, आपके पास से आने वाली फीस मेरे लिए क्या होगी? असेट होगी कि नहीं होगी? बराबर, तो ये मैं एंट्री कर दूंगा सर। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, यस, तो इसका एडजस्टमेंट क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा मुझे प्री रिसीव्ड इनकम, लेकिन इफेक्ट होते हैं कि नहीं? ये कौन से कंसेप्ट के अंदर हो रहे हैं? अक्रूवल। इनकम रिसीव्ड बट व्हाट? पर्टेनिंग टू प्रीवियस ईयर, पिछले साल से रिलेटेड इनकम में मुझे इस साल में मिल रहा है, ये एनपीओ वाला दिमाग अभी चलने लगा होगा। सिंपल एनपीओ का कंसेप्ट, इस साल से रिलेटेड है तो ऐड करने का, इस साल से रिलेटेड नहीं है और फिर भी इस साल में मिला, भाई तू तेरे साल में चले जा, माइनस हो जाएगा। यस सर, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, आउटस्टैंडिंग वाला, एक्सपेंसेस पेड बट नॉट रिलेटेड टू अकाउंटिंग पीरियड, ये भी क्या कर दोगे? लेस कर दोगे। तो ये सारी जो बातें जब हम प्रैक्टिकल एग्जांपल करेंगे ना तो आपको इन डिटेल आ ही जाएगा। दोस्तों अब आपको लग रहा होगा कहीं ना कहीं कि सर इतना हम थियरी पे क्यों फोर्स कर रहे हैं यार, छोड़ दो ना करके, हम लोग ना पढ़ लेंगे, या बहुत बच्चों को ऐसा रहता है, लेकिन ऐसे बिल्कुल मत करना, भले टाइम जाएगा, राइट? और ऐसे ही मैं बहुत छोटे छोटे वीडियोस बना रहा हूँ, ऐसे भी नहीं कि मैंने 4 घंटे का 2 घंटे का एक साथ मुझे खत्म करना है, अब चलो मैं एक बार फटाफट रिवीजन कर देता हूँ, खत्म करते हो, नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। मुझे जिस लेवल पे आ रहा है ना उस लेवल पे तुमको मैं एक बार में लेके आऊंगा, और उसके बाद रिविजन तो करना ही है फास्ट, तो आप और मैं इक्वल पोजीशन पे रहेंगे, लेकिन आपको वर्ड बाय वर्ड पढ़ना बहुत जरूरी है। अच्छा सर, ओके, अब ये क्या है? अब ये एक डेफिनेशन है, इसको इतना मन पे मत लेना, लेकिन एक बार हम पढ़ लेंगे। द अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन कमिटी राइटली पॉइंटेड आउट दैट व्हाट एक्सपेंसेस इज एक्सपायर्ड कॉस्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू गिवन फिस्कल पीरियड्स of the flow of goods and services in the market and of related operations. Recognition of cost expiration is based either on the complete or partial decline in the usefulness of assets or
अपीयरेंस ऑफ लाइबिलिटी विदाउट करस्पॉन्डिंगली इंक्रीज इन असेट। अच्छा सर ये क्या बोला है इन्होंने, कुछ समझा ही नहीं, सब बाउंसर गया। तो पहली बात तो मैंने आपको कहा था कि ये चीज को ज्यादा आप लर्न करने के पीछे मत पड़ना, हमको पर्पस लिखना है, ये सारी चीजें लिखनी है करके। हाँ इन डिटेल में आपको बता दूंगा कि बहुत बार ऐसे होता है कि आपने कैश रेस किया तो आपकी लाइबिलिटी भी बढ़ जाती है। सर क्या मजाक कर रहे हो, कैश बढ़ेगा और लाइबिलिटी भी बढ़ेगी? ये पॉइंट नहीं समझा मैंने क्या बोला। मैंने कहा कि बहुत बार आपका कैश बढ़ेगा तो उस वक्त कैश रेस किया ना तो आपकी लाइबिलिटी बढ़ सकती है, तो असेट भी बढ़ेगा और लाइबिलिटी भी बढ़ेगी। कैसे? दिमाग लगाओ। सर आप ही बता दो, हम बहुत दिमाग लगा रहे दूसरी पढ़ाई में, इस पढ़ाई में आप ही हमारा डाउट सॉल्व कर दो। सुनो राइट, ये एक पर्सन है, ओके वेट, हाँ ये एक पर्सन है जो अपना बैलेंस शीट यहाँ पे आपको उसके सामने दिख रहा है आपको। इसने क्या किया, मार्केट में से 5,000 रुपए का कैश लोन लिया। क्या लिया? कैश लिया 5,000 रुपए का एज अ लोन। सो कहां पे जाएगा? कैश बढ़ा है तो आप बोलोगे यस सर बिजनेस में कैश आ गया, तो यस कैश में लिख देता हूं कहां पे, असेट साइड को। कितना? 5,000 रुपीज। लेकिन उस वक्त क्या इसने लोन भी लिया था क्या? यस सर। तो लोन का अमाउंट कितना बढ़ गया? 5,000 रुपीज। तो दोनों बढ़ा ना, असेट भी इंक्रीज हुआ एंड लाइबिलिटी भी इंक्रीज हुआ। समझ में आ रहा है? राइट एवरीबॉडी बताऊंगा आगे आकर और समझो। मिस्टर ये बंदा जो भी था, इसको नाम तो नहीं दिया, 2,500 रुपीज इसने क्या कर दिया? पेड कर दिया। अब पेड किए बेटा तो लोन तो कम हो गया, तो आप रिड्यूस करोगे, अब कितना देना बाकी है? 2,500। लेकिन पेड किया तो कैश में किया ना, तो एट दैट टाइम योर लाइबिलिटी रिड्यूस एंड ऑल्सो योर कैश ऑल्सो रिड्यूस, क्योंकि भाई तूने क्या किया है, क्या किया है? कैश ही तो उसको पे किया है ना। तो यहाँ पे भी कैश कितना हो जाएगा तेरा? 2,500। तो दोनों साइमल्टेनियसली कम ज्यादा हो रहे थे। राइट सर, अक्रूवल में क्या संबंध है? वो इंक्रीज डिक्रीज था, इसलिए मैंने ये चीज बताया। और ये एक नॉलेज था, एक सिंपल सा नॉलेज। तो ऐसे बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं। सीए फाउंडेशन में आपको एक टर्म दिया है, जब आप ऐसे आपको पूछा जाता है कि कौन से केस में असेट रिड्यूस होगा, लाइबिलिटी रिड्यूस होगा, या असेट बढ़ेगा या लाइबिलिटी बढ़ेगा, ऐसे करके। जिनको नहीं समझा लोड मत लो, इतना कुछ था नहीं इसमें दम। एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं और पर्पस पढ़ लेते हैं हम लोग। यस सर, चलो एग्जाम्पल क्या लिखने के है? तो ये सिंपल है, तो इतना लिखना। अब जब अक्रूवल का एग्जाम्पल दोगे तो आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग वेजेस अक्रू, इंटरेस्ट ऑन लोन अनपेड, टैक्सेस पेड। तो प्रॉपर तरीके से इसका आंसर लिखना बेटा। राइट, एग्जाम्पल्स लिखना, पहले तो मीनिंग लिखने का, नेक्स्ट पॉइंट एग्जाम्पल लिखने का, और तीसरा पॉइंट, क्योंकि पहले पेपर में बहुत बच्चों ने इस तरह से प्रेजेंटेशन नहीं किया, और पर्पस लिख के उसको बॉक्स करके फिर पर्पस लिखने का। क्या पर्पस था अक्रूवल सिस्टम का? तो ध्यान दो। Because of this concept, the net profit or loss of any period cannot be equal to the corresponding cash increase or decrease. Yes, कि क्या हुआ कि एग्जैक्ट कैश बढ़ी और एग्जैक्ट कैश कम हुई। आप कैश पे मत देखना सर, ये कैश सिस्टम थोड़ी ना है, ये अक्रूवल सिस्टम है। तो एग्जैक्ट कैश बढ़ने से कम होने से आप प्रॉफिट का जजमेंट आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर को भी ऐड किया गया है, प्रीपेड इनकम को, प्रीपेड एक्सपेंडिचर को लेस किया गया है। भले आपने पेड कर दिया लेकिन इस साल का नहीं, तो हमने यहाँ पे रखा ही नहीं खर्चे में। सो इसीलिए अक्रूवल में आपका प्रॉफिट में भी मैच नहीं करेगा। किससे? किससे हो सकता है? आपके जितने प्रोपोर्शन में कैश के एक्सपेंडिचर बढ़ रहे हैं या कैश का इनकम आ रहा है। ओके, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इक्वल टू लायबिलिटी। ओके, पता ही था। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज आल्सो लायबिलिटी। अच्छा, ये मैं समझा देता हूँ। चलो, आई नो कि आपको आ रहा है, लेकिन मैं वापस मेरे दिल के शांति के लिए आपको बता देता हूँ। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने 3-3 हजार रुपया फीस दे दिया अभी फर्स्ट सेमेस्टर का। तो क्या मैंने पूरा पढ़ा दिया क्या आपको? नहीं सर, टीचिंग तो चल रहा है फर्स्ट सेम का। अब आपने मुझे एडवांस में 3,000 रुपए दिए, मैं ऐसे कहूं यस सर, तो ये मेरे लायबिलिटी है कि असेट है जो आपने 3,000 रुपया दिया है? सोच समझ के बोलना, क्या है बोलो ना। यस, कुछ बच्चे बोल रहे सर असेट होगा, कुछ बच्चे बोल रहे सर लायबिलिटी में जाएगा। बेटा ये क्या होगा, मेरा कैश आया तो मेरा असेट नहीं हुआ, ये क्या हुआ? लायबिलिटी। क्यों लायबिलिटी हुआ? क्योंकि जब तक मैं मेरा सर्विस तुमको कंप्लीट नहीं करता तब तक के लिए तो क्या हो गया, मैंने एडवांस में लिया हुआ पैसा है ना सर। ध्यान में आ रहा है आपको? मेरी सर्विस कंप्लीट, जब मेरा ड्यूटी खत्म, अब मेरा वो कैश में क्या हो गया, मेरा खुद का हो गया। बराबर है कि नहीं? तो आपने मुझे क्या दिया है, 3,000 रुपया एडवांस, तो ये क्या हो गया, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, जो मेरी क्या है, लायबिलिटी है। मेरे एंगल से देखना सर, समझ में आया? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कुछ बच्चों की फीस देना बाकी है, राइट? कुछ बच्चों ने फीस देना अभी तक बाकी है, उनके एंगल से, मेरे एंगल से मत देखो। उनके एंगल से वो क्या हो गया, उनकी लायबिलिटी होगी कि उन्हें पैसा देना है। लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो मुझे उनसे पैसा
लेना है। समझ में आ रहा? तो मेरे लिए वो भले डेटर हो गए, लेकिन मेरे लिए वो असेट होगा, उनसे पैसा आना मतलब। अगर लेकिन उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो स्टूडेंट के, तो उनके लिए वो क्या हो जाएगा? लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग इनकम क्या है? असेट। लाइक ये वाला एग्जांपल आ गया, जो मुझे तुमसे फीस लेना है। आउटस्टैंडिंग इनकम, मुझे तुमसे फीस लेनी है, तो ये क्या हो गया सर? असेट हो गया। क्यों? क्योंकि मुझे पता है आज नहीं तो कल स्टूडेंट पैसे देंगे, और वो पैसे मेरे हक के रहेंगे, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं, मैं मेहनत कर रहा हूं, राइट? सो मैं बोलूंगा मैंने सिलेबस खत्म किया, तुमने तुम्हारा फीस दो, और तुमको देना भी पड़ेगा, राइट? तो क्योंकि ऐसे अग्रीमेंट किया, फॉर्म भरा है, तो अब इस केस में जब मैं हक से तुमसे पैसे मांग रहा हूं, भले तुमने नहीं दिए, लेकिन आउटस्टैंडिंग इनकम क्या हो जाएगा? मेरा असेट। एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या हो जाएंगे? असेट। अब तुम्हारे लिए जो तुमने एडवांस में फीस दी है ना मुझे, वो क्या हो गया? प्रीपेड एक्सपेंसेस। तुमने अभी तक क्लास खत्म नहीं हुआ लेकिन फीस पेड कर दी, तो ये क्या हो जाएगा? प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो इतना पर्पस लिखना बेटा, ये सारी चीजें। बट ऑब्वियस आपके लिए क्या हो जाएगा? वो असेट हो जाएगा, क्योंकि आपको पूरा सर्विस का भी क्या करना है? मजे लेना है। जैसे प्रीपेड कार्ड होता है ना मोबाइल का, देखो हम रिचार्ज करते हैं, फिर ही हम फोन कॉल कर सकते हैं, नेट यूज कर सकते हैं। एक बार रिचार्ज खत्म, तुम्हारा सर्विस खत्म, तुम्हारा नेट बंद हो जाता है, तो ये क्या है? प्रीपेड। आप असेट की तरह यूज कर सकते हो, एक बार आपने पेड कर दिया तो। ओके, तो यही मेरा कंसेप्ट था अक्रूवल। होप सो आप जो 2 मिनट में अब तक खत्म कर रहे थे, ये डिस्कशन अच्छा हो रहा है बड़ा, लेकिन आपको समझ रहा होगा। तो दोस्तों, जैसे मैंने 3 कंसेप्ट कही थी आपको, राइट? कौन सी कही थी? अक्रूवल, ओके, उसके बाद कंसिस्टेंसी और क्या? कंजर्वेटिज्म। ये 3 कंसेप्ट की बात मैंने आपको कही थी। लेकिन अब ये लेक्चर ऑलरेडी थोड़ा बड़ा हो गया, अब लगता है ना कहने कि हमको लगता है सर थोड़ा रुक जाता है, या कुछ बच्चों को तो ऐसे होगा कि नहीं सर अच्छा जा रहा है, आप कंटिन्यू करो, लेकिन हमको सबके हिसाब से सोचना पड़ता है। तो एक काम करते हैं हम लोग, अब इसी कंसेप्ट पे हम रुकते हैं। 1 मिनट, हमने 3 कंसेप्ट की बात की थी। एक था हमारा अक्रूवल, एक था हमारा कंसिस्टेंसी, और एक क्या था हमारा? राइट, कंजर्वेटिज्म। कंसिस्टेंसी का मतलब एक अगर आप कंसेप्ट फॉलो कर रहे हो तो उन्हें फॉलो करके चलना, ये हमको पता है। कंजर्वेटिज्म का मतलब कि भाई आप लोग एस्टिमेटेड लॉसेस को रिकॉर्ड करो, लेकिन एस्टिमेटेड प्रॉफिट को रिकॉर्ड मत करना। इतना मीनिंग आप सबको पता है, और मैं अगर इतना भी बता देता तो आप बोलते अरे कंसेप्ट रिवाइज होगी सर, अभी एकदम छोड़ दो इसको, क्या कुछ फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल भी दे देता मैं। कंसिस्टेंसी मतलब अगर मैं एसएलएम मेथड फॉलो कर रहा हूं तो कुछ साल तक, जब तक कोई रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकली, राइट, रिक्वायरमेंट नहीं आती, तब तक मैं चेंज नहीं कर सकता, या मुझे वो सिंपल एक चीज की तो कंसिस्टेंटली वो फॉलो करो। कंसिस्टेंसी। व्हाट इज कंजर्वेटिज्म? राइट, प्रूडेंस कंसेप्ट क्या बोलता है? एंटिसिपेटेड इनकम को रिकॉर्ड मत करना, हाँ लॉस लग रहा है तो रिकॉर्ड करो। बैड डेट्स वाला एग्जांपल दिया था, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। मैं ये यहाँ पे रुक सकता हूँ ना, बोल सकता हूँ चलो 3 कंसेप्ट हो गए, लेकिन नहीं, हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमें लिखना है ना। जो पढ़ेंगे तो एक बार तुम्हारा भी ऐसा होना चाहिए, नहीं यार हम जो टेक्स्ट बुक रेफर करने वाले ना, वहां से भी F5 बीकॉम में क्या लिखना है, एटलीस्ट क्या किस लेवल पे हमको पेपर में प्रेजेंटेशन करना है, ये भी हमें आना चाहिए। तो इसीलिए नेक्स्ट लेक्चर में हमें कंसिस्टेंसी एंड कंजर्वेटिज्म हम पढ़ेंगे कि एटलीस्ट बुक में क्या दिया है, और अलग अलग एंगल भी उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस लेक्चर में हम यही पे रुकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।